Hello, everyone. On behalf of FRHS India and our co-host for the evening, Love Matters India, I would like to extend a very warm welcome to all of you for joining us on the eve of International Safe Abortion Day for a very important discussion. आपने अभी एक वीडियो देखा जो हमारे पार्टनर आईपैस ने बनाया है और उसमें उन्होंने कहा कि अबॉर्शन के विषय में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। अबॉर्शन जो है भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। And that's why we thought it's time to have a discussion on whether progressive laws have made access to safe abortion easier in India. Now, to unpack this topic today, we have a very distinguished panel. The discussion will be moderated by Vinod Manning. Vinod is the CEO of the IPAS Development Foundation. वो IPAS के प्रयास 11 भारत के स्टेट्स में लीड करते हैं to make the environment for safe abortion better and to increase access to comprehensive contraceptive care. विनोद सदस्य हैं भारत सरकार की फेडरल टास्क फोर्सेस पे जो अबॉर्शन और कॉन्ट्रसेप्शन पर बनाई गई हैं। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा में टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ग्लोबल हेल्थ सिस्टम गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए, और वो ऑनररी फेलो हैं इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए और एम्पलीफाई चेंज के गवर्निंग बोर्ड पर भी हैं। तो प्रतिज्ञा बहुत ही आभारी है विनोद जी का कि वो इस चर्चा को मॉडरेट कर रहे हैं। Can we have all the speakers' videos on, please? Rohit, as I introduce them. So our panel includes Dr. Kalpana Apte. Dr. Apte, Family Planning Association of India की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आप में से कई लोग जानेंगे कि FPAI भारत की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में से है जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पर काम कर रही है। डॉक्टर आप्टे बहुत ही जानी मानी एक्सपर्ट हैं SRHR पर, और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कम्युनिटी वॉइसेस को पॉलिसीज में ट्रांसलेट किया है। डॉक्टर आप्टे और उनकी टीम हाई क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एट स्केल प्रदान कर रहे हैं। वो जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है ट्रेन कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रसेप्टिव चॉइसेस कैसे बढ़ाई जाएं, एक्सपैंड की जाएं। डॉक्टर आप्टे मेंबर हैं, सदस्य हैं कई नेशनल और इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटीज की, टास्क फोर्सेस की, एक्सपर्ट ग्रुप्स की, जिनमें से महाराष्ट्र सरकार का सेक्सुअल हैरासमेंट रिड्रेसल कमिटी और मैटरनल डेथ रिव्यू कमिटी भी हैं। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर हैं और कई पब्लिकेशंस हैं इनके। हमारे पैनल पर हैं आनंद सिन्हा जी। आनंद पैकर्ड फाउंडेशन के एडवाइजर हैं और उन्होंने भारत में SRHR में हुए काम में से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत इनोवेटिव और यूथ सेंट्रिक काम को उन्होंने सपोर्ट किया है। वो रीजनल एडवाइज़र हैं ग्लोबल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव के, और इस इनिशिएटिव की स्ट्रैटेजी, ग्रांट मेकिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग फॉर साउथ एशिया, उस पे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी 28 साल का अनुभव है पब्लिक हेल्थ में, जो प्राइमरीली रिप्रोडक्टिव, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से जुड़ा हुआ है। पैकर्ड फाउंडेशन ज्वाइन करने के पहले आनंद गेट्स फाउंडेशन के प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव को लीड करते थे बिहार सरकार के साथ, और उन्होंने USAID के सपोर्ट किए हुए कई प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स पर जो है उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल और ट्यूबरकुलोसिस पर काम कर रहे थे। हमारी तीसरी स्पीकर हैं विथिका यादव जी।
वीथिका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके भी इम्पैक्टफुल काम का बहुत वाइड रिकग्निशन है, बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। उनका काम SRHR के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जेंडर राइट्स एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को स्पैन करता है। विथिका की बहुत ही अहम भूमिका रही है लव मैटर्स इंडिया को बनाने में। लव मैटर्स इंडिया भारत का एक लीडिंग डिजिटल इनिशिएटिव है जो बहुत ही इंक्लूसिव है। वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी सभी जेंडर्स, सभी यौनिकताओं को देता है। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं विनोद को हैंड ओवर कर रही हूँ। एक बहुत छोटा सा हाइजीन चेक। ये डिस्कशन, जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग जो है हम सबके साथ शेयर करेंगे जिसने रजिस्टर किया है, और ये प्रतिज्ञा की कैंपेन साइट पर भी अवेलेबल होगी। और मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, अपने प्रश्न जो हैं, वो चैट में पोस्ट करते रहिए, और विनोद जो हैं आखिर में आपके सवाल भी हमारे स्पीकर्स से पूछेंगे। विद दैट, विनोद, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू रागिनी। सब लोग के लिए थैंक यू। अबॉर्शन का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। इतना लोग आया तो इट्स नाइस टू हियर दिस। अबाउट 15 साल पहले मैं एक सेमिनार में अगेन पार्टिसिपेंट था, एंड ऐसा ही सेमिनार था। टोटल ऑडियंस था 12 लोग, स्पीकर्स 5 लोग था। सो उधर से हम at least in terms of conversation on abortions बढ़ गया। But access to abortion में each person has a different experience. But we wanted to kind of check, if you would kindly vote on a scale of 1 to 10, what do you think is the experience in woman, a person who's seeking an abortion in India will go through? 1 being the lowest and 10 being the highest. हेलो डियर सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपको अनदर 1 मिनट के लिए, सो दैट लोग के लिए टाइम मिला पार्टिसिपेट करने के लिए। और 1 मिनट हम वेट करें। I think at the end of the poll.
47% पार्टिसिपेशन हुआ है. Interesting. Quite a mixed experience, right? As some people feel that it is, but bulk of the people feel it is average, right? Abortion experience, India mein, if you are a person wanting an abortion, you don't get, you get an average kind of an access, when some people get very poor, what do you call it, access to abortion. यही हमारा कंट्री का डाइकोटमी है. It's a very strange dichotomy. देखेंगे तो abortion में, if you really look at it, we have one of the most liberal laws. 1971 से इंडिया में abortion is legal. फिर भी सिर्फ 2% लोगों को मालूम है 12 हफ्ते के बाद late term termination of abortion pregnancy is legal up to 20 to 24 weeks. Only 2% population know. Legal law, but very poor awareness. Similarly, हर एक forum में we keep talking about 40,000, one of the largest number of OBGYNs in the country. 40,000 OBGYNs. Government FTP trainings, abortion trainings को last 15-20 years से बहुत rigorously हर एक state में कर रहा है. Right? So one would expect lots of providers available for abortion. But like your survey feeling, that is not true. More than 77% of the total abortion happens without a provider being involved. And finally, वो video अच्छी तरह दिखाया था, there is the public perception on abortion. उसमें देखेंगे तो what happens is 70% plus people say that abortion should be legal in the country. They welcome a legal law. But when it comes to young people, when it comes to unmarried people, not more than 20%, 25% say that they should have access to abortion legal. So ये country में, it is abortion, like many other things probably, both dichotomy है. And हम भी ये situation को adjust करके ही चल रहा है. So ये dichotomy को decode करने के लिए, I think we have a very, very good panel. So I want to check with, utilize this panel to kind of help us decode this situation and kind of answer as to why, what is the level of access to abortion in the country and what can be done differently, right? So, Kalpana, could I start with you? I don't Yes. know where to categorize you. You're an advocate, you're a service provider, you're almost everything that has to happen around abortion. And you've been working for 20, 25 years. So if you had to take the poll, where would you put that number to start with? And then tell us, what do you think has worked and what needs to be done better? Okay. So thank you, Vinoj, for that multi-layered question. सवाल में बहुत सतहें हैं, बहुत परतें हैं जो उसको खोलना होगा, क्योंकि क्या है, इंडिया एक ऐसा, ये नहीं है कि हम एक आंसर जो है वो सब पे फिट हो. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट क्लियरली कि जब अगर आप एक गरीब महिला हैं और आप किसी दूर दराज के गांव में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर अमूमन स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर हैं, तो अब आपका अबॉर्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा बनिस्बत उस महिला के जिसके पास पैसा है, वो ऐसे शहर में रहती है जिसके पास अच्छे डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर के वो एक्सेस कर सकती है. तो इसीलिए एक एवरेज ही कहा जाएगा, क्योंकि दोनों महिलाओं का अनुभव बहुत अलग होगा. जो बंबई में रहने वाली एक महिला है जिसके पास पैसा है और वो जानती है किसके पास जाना है, उसके पास एक अपना गायनेकोलॉजिस्ट है या उसके किसी आसपास के लोगों के पास है, तो वो कर सकती है. यंग जो यूथ है, यंग महिला है, यंग लड़कियां हैं,
या पर्सन्स हैं, उनके लिए एक्सेस टू अबॉर्शन जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो है उसमें भले उनके पास पैसे भी हों, लेकिन फिर भी देयर इज डॉक्टर्स की तरफ से, हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से बहुत स्टिग्मा होता है। तो मुश्किल सवाल है, आप कहाँ पर हो, आप कौन से हालात में हो, उस पर एक्सेस बहुत डिपेंड करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है विनोज के आप भी जानते हैं कि हमारा जो कानून है वो 40 साल से ज्यादा, 50 साल हो चुके हैं इस कानून को, हमने अभी सेलिब्रेट किया 50 साल, और उसमें 2 या 3 बार उसमें अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ कि जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स थे, या मैं उससे भी छोटी थी, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं थी, तब अबॉर्शन एक बहुत ही नॉर्मलाइज्ड कन्वर्सेशन होता था। मतलब हम लोग, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, आप जानते हैं, बॉम्बे की ट्रेन में सुरक्षित गर्भपात 75 रुपए के पोस्टर लगे रहते थे, बहुत ही नॉर्मलाइज्ड था। बट अब आज आपका भी जो रिसर्च है वो यही बता रहा है कि बहुत स्टिग्मेटाइज हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली अबॉर्शन से बहुत सारे मॉरल वैल्यूज और बहुत सारे नेगेटिविटी जुड़ चुकी है। तो इसीलिए ये जो है ये एक बहुत ही दुख की बात है कि जैसे जैसे हमारा कायदा या हमारी विधि और हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रेंथन करता है अबॉर्शन एक्सेस को, जितना भी हो सकता है उतना, मगर जो प्रैक्टिस में उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो उतना ही कमजोर होता चला जा रहा है। और लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत हैं और इसीलिए नेगेटिविटी बहुत है। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग कानून बना रहे हैं तो हमने कुछ 2-3 कानून ऐसे बना दिए हैं जो सीधे जाकर के अबॉर्शन के एक्सेस से भिड़ गए हैं। और सबसे ज्यादा सबको पता होगा कि पॉक्सो नाम का जो कानून है, जो बच्चों को 18 साल से कम उम्र होने वाले बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए बहुत बढ़िया कानून बनाया है, वो कानून इस मामले पर आकर के एकदम से कमजोर सा हो गया है, या एक तरह से वो एक्सेस में मदद नहीं करता, क्योंकि प्रोवाइडर्स को, डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को, टीचर्स को अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की संभावना भी नजर आती है तो उन्हें ये रिपोर्ट करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो वो खुद क्रिमिनल कहलाएंगे। और इस वजह से एडोलेसेंट का, जो 18 से कम उम्र के हैं, उनका एक्सेस और भी कमजोर हो गया है। ऑलरेडी एडोलेसेंट जो है वो भले किसी पैसे वाले तबके से आते हो या कहीं से भी आते हो तो उनका एक्सेस कमजोर ही होता है। लेकिन अब इस कानून के चलते उनका एक्सेस और भी सिकुड़ गया है, और भी सकरा हो गया है, इट्स नैरोड डाउन अ लॉट। और इसीलिए देखने जाइए तो ये हमारे देश में जो है ये गैप्स हैं, ये बहुत ही खराब गैप्स हैं। और इसलिए एक सीधी सादी सर्विस है कि एक व्यक्ति अपने शरीर के बारे में अपने डिसीजन लेना चाहे तो वो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एक तरह से पहरेदारी हो चुकी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बंधन आ चुके हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। और ये करते 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 अबॉर्शन के बारे में स्टिग्मा सर्विस प्रोवाइडर्स के मन में बढ़ता चला गया है, क्योंकि अबॉर्शन प्रोवाइड करते 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 कुछ लोगों के, 2 या 4 या 10 या 15 लोगों के बुरे अनुभव होने की वजह से सभी लोगों में डर पैदा हो गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें गौर करनी चाहिए इसके बारे में। म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। Thank you, Kalpana. Thank you for taking us over the history of what has happened. Interesting. Normally things improve होता है, right? But आपका story is that things are going down. Probably this is one of the reasons why, we have 15 million abortions a year, but more than 70% of them are happening without a provider, right? Many of them happening safely, luckily. But I remember Mohammed Fatala's quotation, which said, the question is not why women are not seeking the services we offer, but we should be asking the question why we are not offering the services they want, right? So here you've given us the reason why women do not want others abortion services which are available in pockets or which they can access. They are looking, or they're forced to look at alternate options. So Anand, what do you think? Kalpana talked about some of the challenges with the providers and the law thing.
But looking at it from abortion seekers, what do you think are the major challenges they face, and how do we mitigate them? Thank you, Vinoj. Thank you for that question. एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा जो आप बोले हैं कि अबॉर्शन बढ़ गया है, काफी सारा अबॉर्शन क्लिनिक में नहीं हो रहा है, लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, केमिस्ट के पास जाके दवाई ले रहे हैं, खुद से मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर काफी बढ़ गया है, 15.6 मिलियन के 78%, 12 million of these cases are happening every year. The majority of it is very safe. The majority of it is much safer, and we have come a long way. जो हम लोग 10, 15, 20 साल पहले देखते थे, जहां महिलाएं को कुछ जड़ी बूटी दिया जा रहा है, वो हमेशा एक विजुअल रहता है हमारे दिमाग में कोट हैंगर का, कि कोट हैंगर से लोग अबॉर्शन कराते थे जब जरूरत पड़ता है। वो सब अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है। Now what is considered unsafe is by WHO's definition actually relatively safe. So there is a lot of positivity in that. फिर भी कुछ दिक्कतें हैं। पहला दिक्कत है कि अगर किसी को अबॉर्शन चाहिए और वो अस्पताल या प्रोवाइडर के पास नहीं जाना चाहता है या नहीं जा सकते हैं, तो उनको दवाई कहाँ से मिलेगा? केमिस्ट के पास जाएंगे। कई शहरों में, कई राज्यों में स्थिति है कि दवाई नहीं मिलता है इतना आसानी से over the counter. There are many restrictions to getting the medicines. Not regular restrictions जो बाकी सारे दवाइयों के साथ लागू होता है, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस जो खासकर इस दवाई के साथ लागू है। It's hard to get information on what to expect. जब कोई दवाई लेता है तो मेरे शरीर में क्या होने वाला है? Am I going to bleed? How much? What will happen? मुझे कब पता है कि अबॉर्शन हो चुका है, वो सक्सेसफुल हुआ है? मुझे कैसे पता चलेगा? How much do I know this is going to hurt? What will I do if there is pain? Who do I go to? How do I do this? People take the medicines and then they struggle for the information to figure out what's happening. Because this is often taken by women at home in their home situation, तो सवाल है कि उनका सपोर्ट कौन कर रहा है घर पे? She is the support. महिलाएं खुद घर चला रही है, खुद अपने परिवार को देख रही है, और उसको जब दिक्कत है और उसको जब ये इस प्रोसेस में जा रही है, तो उसको कौन मदद कर रहा है घर पे? और अगर उसको लगा कि हमें कुछ मदद का जरूरत है, I have to go to a doctor, I have to go to a nurse, I have to go somewhere and get some help, तो वो जा सकती है या नहीं जा सकती है, और अगर जाएगी तो उसको डांट पड़ेगा, उसको एक मतलब लेक्चर मिलेगा, या उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, उसको किस तरीके से स्टिग्मेटाइज किया जाएगा, या उसको मदद किया जाएगा? Because that is the other big issue that we've often heard from many women who do try to manage their own abortions, is that if they go for help, अगर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं कि मैं कुछ दवाई ली थी, ये ब्लीडिंग शुरू हो गया है, मैं क्या करूं, तो उनको डांट पड़ता है और उनको वहां से काफी बार मदद नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए. So these are some of the challenges which are happening with this large number of women who are trying to manage abortion themselves. We know that there are many ways to help them. There are helplines, there are high quality information available on the internet. There's many good information sources. There's training of doctors that can help. Even just putting in simple instruction leaflets into the packets of medicines, into the combi packs of medication abortion products, can be very helpful. So we know that there are many things that have worked across the world to help women who want to manage their own abortions. We just need to try and do more of that in India to meet that demand. Back to you, Vinod. Thank you, Anna. As you said, yes, so the large number of abortions happening outside the health system, women are taking abortion, control of the way they seek abortion, and they are predominantly safe.
But as you said, provided they have the right information and support. So that brings me very logically, Ritika, to you. You made it your business and you made it a success to look at how to use digital platforms to reach out to women for candid discussions on very difficult topics. So taking on from where Anand left, there is this bunch of women who don't have any access. They are taking medical abortion, which is safe provided they have the right information. So how do you go about using digital platforms that are available? How do you go about creating a safe space and what are the creative ways of reaching out with information to these women? Thank you, Manoj. It's credible. So there's also lots of information, right? But how do we give them credible information? Thank you, Vinod. And of course, जब हम digital की बात करते हैं, तो while it amplifies good information, it is also an amplifier of all kinds of information, information that you cannot also trust. तो in fact, ये एक बड़ा challenge रहा है. जब हमने करीबन 12 साल पहले जब Love Matters की शुरुआत हुई, तो किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि उन टॉपिक्स की जरूरत है, जिसमें से अबॉर्शन एक बहुत जरूरी मुद्दा था। जब हमने ये जानने की कोशिश करी कि हम किस तरह से इस मुद्दे पे जानकारी देंगे, क्या लोगों को इसकी जानकारी चाहिए, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि हम उनसे उनकी जरूरतें समझ सकें। लेकिन जरूरत के साथ साथ एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि उनको किस बात का डर लगता है। So needs and fear, those were the two things that we really had to focus on to really even create what we call a safe digital space, जहां पे कि हम उनकी जरूरतों को और उनके डर को, क्योंकि वो इस बारे में जानकारी जरूर चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जानकारी कहाँ से लें, कैसे लें, और कैसे हम ट्रस्ट करेंगे कि जो हम जानकारी ले रहे हैं। बात सबसे बड़ी ये आती है कि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। उनको ये चाहिए कि अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनका नाम कहीं ना दिखे, कब पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं, वो अनोनिमिटी जो है वो सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और ये पॉइंट उसी से जुड़ता है जो डॉक्टर कल्पना ने भी शुरुआत में बोला कि स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लॉ है, क्या आपके अधिकार हैं, उससे ज्यादा डर उनको इस चीज का है कि लोग क्या कहेंगे, क्या जो मेरी जरूरत है उसको कोई समझेगा। तो जो सोशल स्टिग्मा है उसके बारे में बात करने में लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, और हिचकिचाहट जो है वो हमारे समाज से आती है, हमारे परिवार से आती है, हमारा जो इमीडिएट सर्कल है उससे भी आती है। अगर मैं अपनी खुद की जर्नी देखूं तो मुझे लगता है एक बहुत ही स्टीप लर्निंग ग्राफ रहा है, बिकॉज हमें नहीं मालूम था कि हमारे अधिकार क्या होते हैं। एक बढ़ती उम्र में एक आपको वो माहौल मिला, आपको वो जानकारी मिली। जब मैं इस काम के साथ जुड़ी तो मुझे कुछ अपने भी जो शायद जो डर मेरे अंदर था एज अ वुमन, जो शायद मेरी जरूरतें थी, उसको भी मैं उस पैमाने में मैं उसको देख सकी कि हाँ, ये एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप समझते हो कि आप एजुकेटेड हो, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपको पता है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन सीख करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक डर होता है कि कैसे लोग समझेंगे, क्या समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और सोशल स्टिग्मा को टारगेट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी था थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल्स दैट वी स्टार्टेड। ऑब्वियसली एज ए यूजर हमको उनको ये समझाना जरूरी था कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे आपको बिना जजमेंट के, बिना किसी बायस के, एकदम निष्पक्ष तरीके से सही जानकारी देना चाहते हैं। आप अपने सवाल पूछिए, आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, साझा करिए, आपको जो सलाह चाहिए वो हमें बताइए। और धीरे धीरे करके ट्रस्ट बिल्डिंग हुई। ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ कि शुरुआत हुई और ट्रस्ट बस हमें मिल गया। आई थिंक वो जो शुरुआत थी एक सेफ स्पेस की, जब उनको कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी बात आगे रख सकते हैं और उनको कॉन्फिडेंशियलिटी दी जाएगी, तब वो जो है ट्रस्ट बढ़ता चला गया। अबॉर्शन के लिए बात करने में ये भी जरूरी था कि आप इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू इमोशंस। तो जब हम किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसमें एक रिलेटेबिलिटी और एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो जो भी हम टोन का, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम किस तरह से लिख रहे हैं, हम किस तरह से कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं, हम किस तरह से कहानियों को सामने लेकर आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को सामने लेकर आ रहे हैं, और उसको सिर्फ डेटा की तरह नहीं, बट हाउ डू यू मेक people connect with the data that we have. There is a lot of data, but that is not going to speak to people on its own. So how do we make sure that we unpack that data in formats जो लोग समझ सकें, उसको हम अपनी टोन में, लैंग्वेज में, अलग अलग विजुअल फॉर्मेट्स में हम कैसे लेकर आए कि एक इंक्लूसिव तरीके से, एक एम्पैथेटिक तरीके से हम लोगों तक जानकारी ले पाए। ऑफ कोर्स इसमें हमारे लिए हमें जरूरी था कि हम एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी को ध्यान में जरूर रखें। यूजर ड्रिवन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हम ये जानना चाहते थे लोगों से कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के। उन एक्सपीरियंसेस को हम सामने लेकर आए और उनको एक अलग अलग तरह के इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स में, चाहे वो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, चाहे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन इनको हमें सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था, उनको रिलेटेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना भी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इवन लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमने काफी काम किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एडवाइस वो लोग ले रहे हैं लव मैटर्स के प्लेटफॉर्म पे, वो मेडिकली एक्यूरेट है और लीगली भी बिल्कुल सही है। बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ रिलायबिलिटी दैट पीपल गेट जब उन्हें ये रहता है कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ट्रस्ट वर्दी है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे लिए रही कि अगर हम अपनी जर्नी देखें पिछले 12 साल में, then the type of conversation around abortion has also evolved a lot. I remember जब हमने अपना फर्स्ट कैंपेन करा था अबॉर्शन को लेके, तो I think the number of requests that went to Facebook about putting the platform down और उसको close करना और censor करना were many. In fact, our page was taken down about 5 times or 6 times in our initial years, because people were offended, and a lot of time, because we could look at the data of people, बहुत सारी जो शिकायतें थी वो मर्दों से जाती थी। अबॉर्शन के बारे में उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थे, बट दैट इज ऑल्सो ह्यूज कम्युनिटी दैट वी एंगेज विद। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम कैसे इन कॉन्वर्सेशंस में उनको भी शामिल करें, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि महिलाएं अपने अबॉर्शन को लेकर डिसीजन नहीं ले सकती। तो जो ये कहीं ना कहीं ये जेंडर इक्वालिटी से और जो वुमेन्स राइट टू देयर ओन बॉडीज है, वो उस डिस्कशन को, उस मुद्दे को बाहर लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हुआ था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी सॉ इंटरेस्टिंगली वाज दैट अगर कोई मतलब हमारा जो मॉडरेशन का काम होता था, अगर हमसे कोई नाराज होता था, ये कहता था ये तो गलत है, सो वी यूज्ड टू एंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग कि ठीक है, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्या आप बताएंगे कि आपको ये बात क्यों नहीं अच्छी लगी। हम मेडिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, लीगल पर्सपेक्टिव देते थे। बट व्हाट वी आल्सो स्टार्टेड टू सी वाज दैट अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्टेड एंगेजिंग in those discussions and started saying things that आपका ये ओपिनियन क्यों है, जब ये मेरा अधिकार हो सकता है तो आपको क्यों लगता है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। सो जो हमारे जो एक सेफ स्पेस बनाने की जो स्ट्रैटेजी डिजिटल उसमें रही है, वो काफी कुछ ऑफलाइन से ही लिंक्ड है। इट्स जस्ट दैट when we think of scale, when we think of confidentiality, digital spaces एक अच्छा प्लेटफॉर्म रही है जहाँ people can choose to be on those platforms and people can choose to get information on a lot of topics that are very sensitive, and there is a lot of social stigma around it. But there is a need for information, and there is also a shift that has happened because कहीं ना कहीं abortion के बारे में जो चर्चा digital platforms पे भी बढ़ी है, it goes to show that एक meaningful dialogue हो पाया है। बिकॉज आप किसी भी तरह के डिजिटल फॉर्मेट में देखेंगे, द कंटेंट डिड नॉट एग्जिस्ट और कंटेंट वाज प्रॉब्लमैटिक, बट पर्सनल स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, एक फॉर्मेट है जो हमारा बहुत अच्छे से काम करता है, विच हैज बीन मिथ बस्टर्स, जो जितने भी मिथ्या हैं अबॉर्शन को लेकर, उनको हमने किस तरह से डिबंक करा है, उनको हमने किस तरह से खत्म करने की कोशिश करी है, वो बहुत अच्छे रहे। हमारे शॉर्ट वीडियोस जो एक्चुअल स्टोरीज पे आधारित हैं, वो काफी पावरफुल रहे हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स को लेकर ऑडियंस से एंगेज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक बिल्डिंग ट्रस्ट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज अ लॉट अबाउट हाउ वी आर एबल टू बिल्ड द ट्रस्ट विद द ऑडियंस।
Thank you. Yes, I see the point that you're making. There's no point in having communication if there's no trust to back it up. And some of the points you talked about, keeping it simple, keeping it consistent, keeping it very well researched and medically, legally right, all lead to building this trust. Thanks, Ritika. We may come back to it as a thing, but there seems to be quite a bit of interesting questions, comments here. So I think, and this is supposed to be a conversation. So I'm going to divert and start talking about what we are hearing from the audience. So Saket ji, shuru karne ke liye, I think you made a comment there about counseling being totally missing when they are taking medicine over the counter. Not a single IEC being used. Yes, but that, you're right. So that is why I think Anand also talked about how do we work around that? How do we provide solutions to compensate for the lack of what do you call it, the counseling that is not being provided to women or people who are reaching out to the counter. So Anand talked about it, probably whatever Ritika talked about could be some of the solutions to work around that. Second, but just because counseling is missing, or IEC is not being provided at that point of sale, we cannot dismiss of the availability of medical abortion from the chemists, because that's where most women today read. Go for abortion and go for safer abortion. So there is a question from Dr. Abba. विनोद, Yeah. मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। साकेत, ये point is very important, but it's also, there's been a lot of work, a fair amount of work, काफी मेहनत किया गया है कि फार्मेसी पे at the counter एक जो क्लाइंट है मेडिकेशन अबॉर्शन के लिए उसको कैसे इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, और सारी मेहनत जो भी किया गया है वो काफी नाकामयाब रहा है. It has not been very successful because एक जो काउंटर पर जो आता है, एक तो वो महिला ही नहीं आती है, उसके कोई पार्टनर, कोई आदमी आता है यूजुअली टू बाय द मेडिसिन. उसको वहां इंफॉर्मेशन वो हिचकिचा रहा है, केमिस्ट भी हिचकिचाता है इंफॉर्मेशन देने पे, क्योंकि काउंटर काफी बिजी जगह है, वहां इंफॉर्मेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्राइमरी यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, किसी और जो खरीदार है उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो हमें और तरीका ढूंढना पड़ेगा, और वही सारे चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और किस किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन वो एंड यूजर के पास कैसे पहुंचा जा सकता है. बट योर पॉइंट इज वेरी वैलिड. The most important thing we need to do is get information to that end user that is accurate so that they know what to do with that, with those pills and what to expect. Thank you so Vinoj, much, we have a sir. linked question. We have a linked question on FB where Arushi Dikshit has asked that what about ectopic pregnancies? Is MA and is the MA Combi Pack safe to use for such pregnancies? So when we're talking about the information that clients need, perhaps, or the counseling they need, perhaps that's something the panelists might want to address. Yes, I think I'm going to leave this to technically to Kalpana. But the problem is every time we talk about self-care and the thing that women have taken this method and gone beyond providers and gynecologists, the ectopic pregnancy pops up. But Kalpana, would you like to take this question? Well, yes. Talk about the whole relevance of it in the larger context of 12 million abortions happening without a provider. All right. So that I intended to kind of, frame it. तो मुझे मतलब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं अबॉर्शन एक्सेस की, और फार्मेसी से दवाई लेकर के महिलाएं उसको ले रही हैं. अब इसको देखते हैं, ये एक सिस्टम बन चुका है, अपने आप ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ है, और इसको हम लोग हेल्थ केयर के नाम से भी थोड़ा बहुत डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमें इस बात को मानना होगा कि सेल्फ केयर जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिला फार्मेसी से लेगी या कोई भी व्यक्ति फार्मेसी से दवाई लेगा, अपने आप अपना दवाई कर लेगा और जो भी कोई तकलीफ है हेल्थ केयर से जुदा हो जाएगा. वो ऐसा नहीं होता है. एक सपोर्टिव हेल्थ केयर सिस्टम का होना सेल्फ केयर की पहली कंडीशन होती है.
और इसीलिए पहले तो हमें ये मानना होगा कि जो फार्मेसी से दवाई दी जा रही है, हमारे देश की जो फार्मेसीज हैं, जिस भी प्रकार की हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, उसका जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो काम करने का तरीका है, उससे ये उम्मीद रखना कि कोई काउंसलिंग होगा, ये मुझे लगता है कि ये बहुत संभव नहीं है। और इसीलिए विथिका ने भी कहा है और आनंद ने भी कहा है, हम क्योंकि हम इसको इक्वेट करते हैं कि एक महिला गई क्लिनिक में, उसको वहीं काउंसलिंग मिल गया, वहीं सर्विस मिल गया और वो घर पर आ गई। इससे हमें अब थोड़ा सा इसको हट के सोचना है कि तुरंत जब वो सर्विस ले रही है उसी समय उसको काउंसलिंग मिलेगी, ये हमारी हठधर्मिता बहुत सही भी नहीं है। उसके पहले भी वो काउंसलिंग पा सकती है, तो बहुत सारे टेलीफोन काउंसलिंग उपलब्धता है उसकी। इसके अलावा ऑनलाइन पे भी अभी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, टेलीमेडिसिन जैसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये किया जा सकता है अगर हम इसको ठीक से सोचें। तो हम जानते हैं कोविड में क्या हुआ है, हम जानते हैं कि महिलाओं को कोविड में काउंसलिंग मिली थी, दवाएं मिली थी, और इस तरह से हम लोगों ने इस सर्विस को जितना हो सके उसको और इनोवेटिव तरीके से महिलाओं तक पहुंचाया था। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से सर्विस को बंडल अप करना है। क्या ये उसी समय इमीडिएटली मिलना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। दवाई खरीदने जब कोई जा रहा है तो उसी समय काउंसलिंग मिलना चाहिए, ये कोई मतलब ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है। पहले भी मिल सकती है, दवाई लेने के बाद अगर कोई कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसके बाद भी उसको काउंसलिंग मिलनी चाहिए। और उसके जो चैनल्स हैं वो हमें और मजबूत करनी चाहिए जो आज है, जैसे विथिका है और सारे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसको मजबूत कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स में, हमारे 40 क्लिनिक्स हैं अक्रॉस द कंट्री, हमारे क्लिनिक्स में हमने एक नए तरह का सर्विस ही उसको हमने वर्टिकल बना दिया है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कितनी सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं कि भाई हमारा ठीक से नहीं हुआ है और हमें डर लग रहा है, हमने दवाई खाया, कभी कभी वो ठीक से उन्हें पता भी नहीं होता है कि, या पता होता है भूल जाती हैं कि किस तरीके से लेना है, कौन सी दवाई कितने घंटे बाद लेनी है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को तो सपोर्टिव रहना ही पड़ेगा। और अब आती है बात एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी इसके बारे में चर्चाएं होती हैं, WHO ने भी इसके बारे में कमेंट की है। और हम जानते हैं कि एक तो इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रेयर है, इट्स रेयर, थिंग्स हैपन रेयरली। एक तो कम होता है, और दूसरा, अगर वो मान लीजिए एक महिला है जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इस समय हाल फिलहाल के लिए हम अबॉर्शन की बात छोड़ देते हैं, और वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस है, जी रही है अपना, तो उसको ज्यादा इस बात की संभावना है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर वो दवाई लेती है, अगर वो हेल्थ केयर से संपर्क करती है, तो उसके ऊपर रक्षा कवच जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है इतनी सारी महिलाएं ले रही हैं, हमारे क्लिनिक्स में भी कई महिलाएं आती हैं कि जो दवाई लेके आती हैं, उसमें से एक्टोपिक की वजह से कॉम्प्लिकेशन के जो हालात हैं वो बहुत ही नगण्य होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, जो प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, और 1 या 2 या 0.5% की वजह से बाकी 99.5% जो सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करना कहाँ तक सही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट या फॉक्सी और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, उनका यही मानना है कि ये चीजें जो हैं ये वन ऑफ थिंग्स होती हैं। हालांकि काफी सीरियस चीज है ये, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, ब्रश असाइड नहीं कर सकते, बट इसको एक प्रमाण बना करके बाकी सबको रोक देना, ये भी अपनी जगह पर सही बात नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। विनोद, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Probably the person who asked the question could get back. But Anand, I think maybe you should start this question. Dr. Manju Chudani has asked a question probably which may require a separate webinar. We should ask Ragini to organize this webinar separately. But our question is, can you talk a bit about any 3 trends that require urgent attention in the abortion ecosystem? What could be some of those 3 major trends? Anand, would you like to start this conversation?
Or when I give you a minute to 10, I can't resist adding my 2 bit on this, Dr. Chugani. I'm going to give one, and Anand, you can take the other 2 probably. For me, the biggest worry today is something which, if you had asked me 4 years back, I would have said is not a worry in India, which is the opposition to abortion. There is such a strong, fast emerging opposition by religious groups, anti-abortion groups, which is really cascading at a very alarming speed. And I think that is a big trend which started just a couple of years back and has really reached a pretty strong level. And I didn't think it will happen in India. I was very complacent, saying, oh, ये तो US में होता है, ये तो दूसरा country में होता है. India में we are very liberal. We, at least in this part, not in many other things, but in this part we are liberal. But it's taken most practitioners, most people in this field by surprise. That's trend, to me, one trend. Anand, over to you. एक ट्रेंड जो थोड़ा सा चिंताजनक है is that there are more and more rules and efforts to protect women, to protect young people, and which are getting misinterpreted or misused and actually limit our access to abortion care. कुछ लोग बात किए हैं. Kalpana mentioned the POCSO Act. We have rules about what kind of I think in many states we see that drug controllers often will go beyond the letter of the law to hamper access to medication abortion because of the concern that abortion and female infanticide are somehow linked, which is, we've done a lot of research on that, and we know that the link is actually not a very strong one. But there are many, many ways that rules are often put in place and that make it harder and harder for us to get access to safe abortion and to destigmatized abortion. I'll leave the third one to Kalpana or Vitika, if you have thoughts on that. I think for me the challenge is I think, well, I still feel that everybody else seems to have an opinion about this, and we do not hear it from young women. उनसे कोई नहीं पूछता कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या जरूरत है, उन्हें क्या लगता है, उनको क्या challenges आते हैं. So everybody else is actually speaking on their behalf. But where are those voices? And I think हम बहुत ज्यादा डाउन प्ले भी करते हैं इस चीज को कि अभी तो हम इतना सारा अवेयरनेस कर चुके हैं. But actually that is not how it works. And what I also see as a little bit of a problem is that we feel there is so much content that has been put out. But when I look at the content, and when I look at vernacular content and content that is reaching out to the most marginalized women and girls, it is not there. It is not there. I don't know. I mean, I think it's a good thing that a lot of people are speaking and talking, but they're speaking to a certain audience who probably already has information. And who are you talking to? Everybody wants to be an influencer. Everybody's an influencer. Great. Who are you targeting? What is your target audience? The content in vernacular is still not there in the kind of formats. And I think we should also understand that medium is the message. We need to understand that all the mediums, old and new, are still very, very relevant. Those pathways are important. Understanding those pathways and recognizing those pathways, how to get information out, and not just seeing कि अच्छा अब digital है तो digital बहुत अच्छा है, अब इसको छोड़ देते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा. It'll always be a combination. So I've given like more than one, but I always feel like these challenges are just there. Then we are struggling really. Vinod, if I may also.
Vinod, So, you're on Vinod, mute. if I may also talk about one trend that I worry about, and that is declining provider base. I'm very worried that कई सालों से हमारे ऑलरेडी हम जानते हैं कि मिड लेवल प्रोवाइडर्स अबॉर्शन प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस बात का रिसर्च है हमारे पास, इस बात के कई प्रमाण हैं, बहुत सारे देशों में ये हो चुका है, हमारे अगल बगल के देशों में भी ये होता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन एक तो हम लोग नहीं इस बात को कर पाए लीगली कि मिड लेवल प्रोवाइडर्स अबॉर्शन प्रोवाइड करें, तो हम एक्सपांड तो कर ही नहीं पाए। लेकिन जो भी रजिस्टर्ड प्रोवाइडर हैं, जो ऑथोराइज्ड प्रोवाइडर्स हैं, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रिंकिंग बेस हो रहा है। ये ट्रेंड जो है ना, ये पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि जो लोग प्रोवाइड करते थे उनकी भी संख्या में लगातार जो है वो घटती जा रही है। तो ये एक बहुत ही थोड़ा सा एक चिंताजनक ट्रेंड है, जिसके बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी ज्यादा जरूरत, और हमारे जो है वो प्रोवाइडर्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। और दूसरा ऑल्सो इफ आई में, अबॉर्शन एक हेल्थ केयर सर्विस है, इसमें जो है ना वो लॉ बहुत अंदर चल जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा लीगल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी पहले जमीन जायदाद के लिए हुआ करते थे, और इन सब के तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे पीट दिया। अब जो है वो कोर्ट कचहरी हो रही है अबॉर्शन के अपना अधिकार को लेने के लिए। तो ये दो ट्रेंड्स जो है ना, ये मेरे दिमाग से काफी चिंताजनक है हमारे देश के लिए। Fortunately, Amara, I think we are reaching the end of the time allocated to us. इतना जल्दी टाइम चला गया, but I want to continue this trend. आप लोग से तीनों से सुन के I'm getting two different kind of messages. Some of what you said is positive about the future. Some of the trends you talked about is not so positive and maybe trending to be depressing. So very quickly, because I need to close the session, how do I ask this? Do you think, on an average, हमारा audience बताया था at the शुरू that today the ease of getting an abortion at least 4-5 है out of a scale of 10. 10 years later, will this move forward to 7-8 for an average person in India? Will it stay at 5-6? Or because of some of the trends, the three trends that we talked about, नीचे गिरेगा? Give me a number, please, each one of you. Ritika, can you start? You know, I'm an optimist at heart, but really, given everything that's happening in the country, I feel, yeah, I think the statistics would be quite disappointing. I think especially because of the rising opposition and the trend catching up in this part of the world as well, I think we will be at average 6. Kalpana? Well, you know, I really, so let me give you my hope, and I don't know whether it will, but it's my hope that increasing digitization जो है, increasing technical media का जो use है, और हमारा जो एक मानस बनता जा रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि majority of abortions will either remain the same or will become better. अगर हम लोग बढ़िया सिस्टम बना सके, ऑलरेडी जो है वो अबॉर्शन फैसिलिटी के बाहर जा चुका है और दवाई जो है वो मिल रही है केमिस्ट के पास, उसके साथ अगर हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, क्योंकि इवन एक वेबसाइट, बढ़िया वेबसाइट अगर काउंसलिंग दे सके, मरीजों का इलाज बढ़िया होगा अगर इनकम्प्लीट है, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है इसको बढ़िया होने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकते, खतरे के बादल तो मंडरा ही रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन मेरी ये होप है कि ये और ज्यादा एक्सेसिबल, और मैं भी विथिका के साथ कहूंगी कि 6, 5 नहीं 6, मगर 8 और 10 तो मैं नहीं सोच सकती, बट 6 भी बहुत ज्यादा मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़िया ऊपर है। तो विथिका तुम्हारे साथ 6। Anand? Abortion is a very small issue in a specific portion of a reproductive life, but it is a massive issue when we think about the culture and politics and norms of a country. That is why it is such an important issue that we talk about, because it is actually a very small health
concern that can be dealt with very safely, very easily, without any hassles. But there are so many other forces that play around the abortion decision, so it has become a huge issue. As we're seeing in the US, the elections are being pivoted on the question of abortion right now. And we are seeing that is also going to happen in more and more countries, including India. And the whole issue of where it goes will really be not just a reflection on the issue of abortion, but will be a reflection on the entire fabric of the country as a whole. I am optimistic that we will continue to make progress, that technology, that rights, that information will take precedence over other values which want to hold women back and which want to take control away from couples. So I am hopeful. I will say 7 or an 8. But let's recognize that abortion is not just about abortion. It's a much bigger issue about rights, about control, and about access. 6, 6 and an 8. That's about a 7 average. 10 years maybe are not progressed much. Habibi, the poll was 6. Probably, Anand, what you said is right. If we leave women on their own, this will go up to 8, 9, 10. But unfortunately, the other forces, probably the forces don't really need an abortion. Interfering in abortion rights is probably what is going to hold us to that 6 and 7 threshold. So probably our job would be to kind of, how do we counter this in one side, and the other side is for women who need support, how do we give it? And how do we give it outside, other workarounds outside the current systems? Because the current system don't seem to work. So with this question, I think I would close the session. Thank you a lot. As usual, more questions for us, but thank you so much. And thank you, audience, for your, I'm sorry that we couldn't take many of your questions. Thank you, Vinod. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Vinod. Thank you, Pratigya. Thank you so much for this conversation. Before Bye. we close out, please can we have a vote of thanks from Ashutosh? Please, just 5 more minutes of your time. Ashutosh. Am I audible? Yeah, super. What an inspiring and thought-provoking session. Superb, I mean. मतलब 1 घंटे में it is so very difficult that we try to cover, we discuss past, present and future. 1 घंटे में इतना कुछ डिस्कस करना, और वो भी फ्राइडे इवनिंग को 100+ से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, and we are finishing well in time. What a remarkable achievement. And डॉक्टर कल्पना, आपने खतरों के बादल की बात करी. लोग फ्राइडे इवनिंग को आप सबको इतना सुन रहे हैं, उनको पता है कि खतरे के बादल हैं, तो आप सारे जैसे लोग इंडिया में खतरों के खिलाड़ी की तरह खड़े होंगे. चाहे वो एंटी चॉइस की बात हो, चाहे वो एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन की बात हो, मिथ बस्ट करने की बात हो. Superb. I mean, very insightful and really very healthy discussion. I am thankful to all of you, and of course my sincere thanks to the audience. As I said that Friday को इतना easy नहीं होता, इतना ध्यान से सुनना, ये सब questions पूछना, हम इस recording को सबके साथ share करेंगे. On that note, yes, of course, I would also like to say thank you to Love Matter and his team. Of course, Ragini and Neha, they were all working behind the curtains, which is the most difficult part when it comes to the virtual session. Thank you, everybody. Have a nice weekend. Good evening. Bye-bye.